बिहार में नतीजे आ गए और अब सरकार बनाने की तैयारी है, लेकिन सरकार नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बनेगी या किसी और के नेतृत्व में, अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है। इस बीच नीतीश कुमार आज अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक कर रहे हैं और खबर आ रही है कि आज ही वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन क्या कुछ होने वाला है, इसे लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं, संदेह बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। और उधर यहाँ कई सारे समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस जीत को लेकर जो उठे सवाल हैं वो सवाल लगातार और गहराते जा रहे हैं कि आखिर ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी 202 सीटों पर, 243 में से 202 सीटें एनडीए कैसे जीत गई, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और उन सवालों के पक्ष में तमाम तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई चुनाव आयोग की ओर से, क्या कुछ किया गया और कैसे यहां पर एनडीए को इस तरह इतनी सीटें मिली। यही नहीं, इस पूरे खेल में भारतीय जनता पार्टी को कैसे सबसे ऊपर बैठाने की कोशिश की गई, ये भी चर्चा का विषय है और इसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज नीतीश कुमार का इस्तीफा होने की संभावना है। आज नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं और नए मुख्यमंत्री के गठन को लेकर अब प्रक्रियाएं चल रही हैं। जो एनडीए गठबंधन के घटक दलों की विधायक दल की बैठक है वो भी हो रही है, उसमें नेता चुने जाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। अमलेंदु जी, एनडीए की ओर से तो अभी कोई ऐसी घोषणा या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन क्या माना जाए कि नीतीश कुमार को ही एक बार फिर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, दूसरी नंबर की पार्टी होने के बावजूद, या फिर अभी तत्काल कोई ऐसा खेल कर सकती है या कुछ इस तरह कर सकती है जिससे नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाए, या फिर अभी वो इन सारी चीज़ों के लिए अभी इंतज़ार करेगी और इसके लिए बाद में कोई मौका ढूंढेगी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी शायद बीजेपी कुछ खेल करने से थोड़ा रुकना चाहेगी, क्योंकि जो एकदम से चुनाव के बीच में जो बातें चली तो वो ये बताना चाहेगी कि वो नैरेटिव जो था वो गलत था, वो ऐसा उसके मन में नहीं था कि नीतीश को नहीं बनाना, ये करना चाहेगी। लेकिन जिस तरीके से समझिए अब खबरें आना शुरू हो गई हैं एनडीए के अंदर से, वो काफ़ी ज़्यादा नीतीश को बेचैन करने वाली हैं। जिस तरीके से एक तो चिराग पासवान जो वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट हमारा रहा, हाँ। और हम एक विधायक वाले थे, हमको इतनी सीटें दे दी गई, तो इसका मतलब उन्होंने दावा ठोक दिया है मुख्यमंत्री पद के पद पे। उधर जीतन राम मांझी जो है, उनका कहना है जीतन राम मांझी का कि वो जो है उनके मन में कसक है और सबसे अच्छा रेट जो स्ट्राइक रेट हमारा है, और वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इसका मतलब उनका भी दावा है जी। तो और परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर बीजेपी चाहे बिना नीतीश के, और नीतीश के साथ अगर बीजेपी खेल करना चाहे और कहे कि भाई चिराग पासवान या जीतन राम मांझी को हम बना रहे हैं, तो नीतीश करेंगे क्या? जी हाँ। तो उस समय नीतीश के सामने विकल्प क्या होगा? इंडिया गठबंधन भी उनको साथ लेने वाला नहीं है। तो अभी बहुत सारे खेल हो सकते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी ये खेल करना चाहे कि नीतीश कुमार को तो हटाए, लेकिन अपना मुख्यमंत्री ना बनाए। तो ये कहेगी देखिए, अगर हमें बनाना होता तो हम तो पहले खेल कर लेते, हमने देखिए कम वाले को बनाया, नीतीश कुमार को 20 साल से ढो रहे हैं, तो अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये खेल भी, और चिराग पासवान को लेके तो चर्चाएं बहुत पहले से चल रही हैं कि बीजेपी की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। हाँ, वो बीजेपी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है और इसके जरिए वो मतलब खेल कर सकती है, ये हो सकता है। इधर नीतीश कुमार की मुलाकात जो है वो गवर्नर से हो गई है। जी बिल्कुल, गवर्नर से नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। और इस बीच वीआईपी पार्टी के नेता चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी काफ़ी चर्चा में रहे, जिनको इंडिया गठबंधन ने डिप्टी सीएम का फेस बनाया था। हालांकि उनकी पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई, लेकिन वो अभी भी इन नतीजों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं है। क्यों नहीं है जनादेश, सुनते हैं मुकेश सहनी को क्या कह रहे हैं। लेकिन इन नतीजों पर केवल मुकेश सहनी ही नहीं सवाल उठा रहे हैं, सवाल लगातार यहाँ पर केवल वो राजनीतिक पार्टियां ही नहीं उठा रही हैं जिन्होंने इस चुनाव में सहभागिता की थी, जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी, बल्कि इसको लेकर सवाल तमाम विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी उठा रहे हैं कि ये 202 सीटें एनडीए के पास कैसे आ गई। पहले सुन लेते हैं मुकेश सहनी को क्या कह रहे हैं। जनादेश नहीं है, जिस तरीके से चुनाव जीता गया है और किस तरह से वहां पर कैश बांटे गए लोगों के अकाउंट में, चुनाव से ठीक पहले पैसे दिए गए और चुनाव के दौरान भी पैसे दिए गए। हालांकि इन सारी चीज़ों की लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरह से अलग अलग चरणों में यहाँ
बीजेपी को फायदा पहुंचाने की, एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब एनडीए के भीतर भी ये हो रहा है कि किसी को कम फायदा पहुंचा है और किसी को ज्यादा फायदा पहुंचा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन में इस हार को लेकर यही बातें हो रही है। आरजेडी के आज विधायकों की भी बैठक होने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीधे तौर पर पप्पू यादव जो है, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इस हार के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है, और उन्होंने भी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। क्या कहा है पप्पू यादव ने, सुनते हैं उन्हें। यादव पूर्णिया के सांसद हैं और जिस तरीके से यहाँ पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, और इस बीच नीतीश कुमार की मुलाकात गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से हो चुकी है, क्या कुछ उसमें तय हुआ है, और ये भी समझ में आ रहा है कि वो इस्तीफा देने वाले, लेकिन अभी इस्तीफे की कोई खबर नहीं आई है अवलेदु जी। हाँ समीर जी, इस्तीफे की अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि इस्तीफा उन्होंने दिया कि नहीं दिया, लेकिन चर्चा है कि वो इस्तीफा देंगे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से घमासान जो है वो बीजेपी मतलब एनडीए में मचा हुआ है समीर जी। जो हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से चिराग पासवान का भी दावा एक तरीके से है, जीतन राम मांझी का भी दावा है। अब देखना है कि उस दावे में क्या होता है। इधर बीजेपी की बैठक होनी थी विधायक दल की, वो बीजेपी की विधायक दल की बैठक जो है वो टल गई है 19 तारीख तक के लिए जी, यानी परसों तक के लिए वो टल गई है। और जो खबरें आ रही हैं, जो मतलब फर्स्ट हैंड रिपोर्ट अभी तक आ रही है, प्रथम सूचना जो है, और आगे क्या होता है वो बताएंगे। नीतीश कुमार ने 19 नवंबर को ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है गवर्नर से, यानी 19 तक विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है। तो क्या 19 से पहले कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? नीतीश इसका इंतजार कर रहे हैं कि 19 को बीजेपी क्या खेल कर सकती है जी। और दूसरा जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, वो नीतीश के पुराने मित्र भी हैं, दोनों एक साथ वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं जी हाँ, एक साथ मंत्री रहे हैं, और उनके संबंध बड़े बहुत अच्छे हैं, ये भी कहा जाता है। अब देखना ये है कि बीजेपी की तरफ से जो मनोनीत गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, क्या अगर बीजेपी कोई खेल करती है तो वो नीतीश का साथ देते हैं कि बीजेपी का साथ देते हैं, इस पर भी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं समीर जी, ये बहुत संभावनाएं इसकी इशारा कर रही हैं कि कोई ना कोई बड़ा खेल इन 2 दिनों में होने वाला है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा इसीलिए अभी तक नहीं सौंपा है, केवल कैबिनेट के फैसले की सूचना जो है वो गवर्नर को दी है कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी। जी बिल्कुल, केवल अभी गवर्नर को सूचना दी है कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग किया जाएगा। ये कैबिनेट में फैसला हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को दी है, और अभी इस्तीफा अपना मुख्यमंत्री के पद से नहीं दिया है, क्योंकि अभी विधायन जो 5 पार्टियां हैं और एनडीए गठबंधन की, उनके विधायक दलों की बैठक होनी है, उनमें नेता चुने जाने हैं, और एनडीए का नेता कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। उधर जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के नेता हैं और लगातार चर्चा में रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका क्या कहना है? उनका भी ये कहना है कि ये जो आंधी चली थी, इस आंधी का उन्हें फायदा मिला, लेकिन इसका आभास उनको उतना नहीं था, और उनको उनके साथ एक तरीके से अन्याय हुआ है। क्यों अन्याय हुआ है, सुन लेते हैं जीतन राम मांझी को ही, कि उनको इतनी कम सीटें क्यों मिली। हालांकि वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन मजबूर किया गया कि आपको इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना है, और चाहे वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, हाँ, सीटों के मामले में जो मांग की गई वही सीटें मिली। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो कह लीजिए भाग्यशाली थे वो थे चिराग पासवान, और चिराग पासवान को लेकर जो बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है, ख़ासतौर से बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसको देखते हुए ही अभी एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बना हुआ है, और नीतीश कुमार ने भी गवर्नर से मिलने के बावजूद अभी इस्तीफा नहीं दिया है। हाँ, गवर्नर से मिलने के बावजूद अभी इस्तीफा नहीं दिया है, इसका मतलब कोई ना कोई खेल बड़ा जो है वो बाकी है समीर जी अभी बिहार में, और बड़ा खेल कोई बाकी है। वरना अगर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी तो इस्तीफा भी सौंप देते, और वरना नहीं बुलाते कैबिनेट की बैठक। हाँ, 2 दिन में तो विधानसभा भंग कर दी है। हाँ, 2 दिन में विधानसभा भंग करनी है। और हुआ यह है समीर जी कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी थी जी, तो नीतीश को भरोसा ये था कि उसमें तय हो जाएगा कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सूचना मिली कैबिनेट की बैठक से पहले कि बैठक टल गई है, नीतीश का इस्तीफा भी टल गया। अब हो गया कि 19 तारीख को भंग कर दी जाए, और हो सकता है 19 तारीख को भंग करने की सवाल उससे पहले कैबिनेट कह दे कि नहीं, हम तो अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं जी, तब गवर्नर क्या करेंगे? तो ये संवैधानिक स्थिति जो वो संकट पैदा हो जाएगा। तो अभी बहुत खेल बचे हुए नीतीश और बीजेपी के बीच,
तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति अभी भी है जी। जो चुनाव के दौरान दी थी। जी बिल्कुल, वो चीज़ें अभी बनी हुई है, यानी जो एक दूसरे के प्रति आशंका है और एक दूसरे के प्रति संदेह वो बना हुआ है कि किस तरीके से कैसे क्या दोनों ही पार्टियां क्या अगला कदम क्या चल रही है, वो एक दूसरे को देखकर, यानी बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक को टाल देती है और इधर नीतीश कुमार इस्तीफा टाल देते हैं। कैबिनेट की बैठक करने के बावजूद कैबिनेट की बैठक में जो फैसला हुआ उसकी जानकारी गवर्नर को भी दी, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। माना यही जा रहा था कि वो गवर्नर से जब मिलने जाएंगे तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और अपना इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पर जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी भी किसी की विधायक दल की बैठक अभी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा निगाहें बीजेपी विधायक दल की बैठक पर हैं, टिकी हुई हैं, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली थी जिसको टाल दिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और भी बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं अभी भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल समीर जी, इसको लेकर चर्चाएं अभी भी खत्म नहीं हुई और चर्चाएं लगातार जारी हैं जी। और ये चर्चाओं को और बल मिल गया एक तरीके से कहा जाए कि किस तरीके से नीतीश के साथ बीजेपी अभी भी खेल कर रही है और नीतीश भी जो है बीजेपी के साथ खेल कर रहे हैं। वरना आज जब कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी जाए, ये आप सिफारिश कर रहे हैं, तो ये सिफारिश थोड़ी की जाती है। आप सीधा सीधा जाकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं और कहते हैं कि भाई हमने इस्तीफा दिया, हमारा कैबिनेट जो है वो अब इस्तीफा दे रही है। हाँ। तो आपने इस्तीफा नहीं सौंपा है, आपने जाके कहा है कि भंग कर दिए। बिना आपके इस्तीफे के कैसे भंग हो जाए? तो क्या गवर्नर आपको बर्खास्त करेगा 19 नवंबर को? जी। मतलब ये चाल जो चली है नीतीश कुमार ने, ये चाल काफी कुछ बता रही है कि काफी गड़बड़ जो है अभी भी चल रहा है और बीजेपी की जो प्लानिंग थी चुनाव के दौरान वो अब भी आती हुई दिख रही है कि बीजेपी उस पर काम कर रही है। समीर जी बिल्कुल, और अब तो उसके पास ये मौका भी है, उसके पास सबसे ज़्यादा विधायक भी हैं, उसके पास अपने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर बहुमत साबित करने की ताकत भी है। नीतीश कुमार की उसको कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, चुनाव जीतने तक के लिए तो ज़रूरत थी। हालांकि चुनाव कैसे जीता गया है ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर आशंकाएं और संदेह न सिर्फ जताए जा रहे हैं बल्कि तमाम प्रमाण उसके लिए उसके समर्थन में सौंपे जा रहे हैं। महाराष्ट्र का पूरा पैटर्न यहाँ पर लागू किया गया, ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों का कहना है। महाराष्ट्र की ही नेता हैं, एनसीपी की नेता हैं, सांसद हैं सुप्रिया सुले। क्या कुछ कहा है उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर और कैसे उन्होंने महाराष्ट्र के पैटर्न से इसकी तुलना की है, सुनते हैं उनको। किस तरीके से जो पूरा ये सेटिंग की गई है, यानी इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि वोट ज़्यादा आरजेडी को मिल रहे हैं और सीटें ज़्यादा आ रही हैं बीजेपी की और जनता दल यूनाइटेड की। बहुत सारे सवाल हैं, केवल यही नहीं है कि यहाँ पर केवल मतदाता सूची में हेरफेर किया गया। पूरा का पूरी चुनावी प्रक्रिया कैसे उसके एक बीजेपी के फेवर में तैयार की गई, चाहे एसआईआर हो, चाहे 10,000 रुपये लोग महिलाओं के अकाउंट में डालना हो, चाहे तमाम जो शिकायतें मिल रही थी धांधली की उनकी अनदेखी करना हो। बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एनडीए को 202 सीटें मिल गई। बिल्कुल इसको सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एनडीए को 202 सीटें मिल गई और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं समीर जी। और जो बात सुप्रिया सुले कह रही है वही बात शरद पवार ने भी कही है और शरद पवार ने भी कहा है कि आरजेडी का वोट कम नहीं हुआ है ना। हाँ। महागठबंधन का वोट कम नहीं हुआ, बढ़ा बल्कि। तो बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिल गई? ये कौन सा गणित है, ये कौन सा जो है ज्ञान है ये कि ये मतलब आरजेडी की सीटें कम हो गई, वोट कम नहीं हुआ और बीजेपी की वोट उतना का उतना ही है और सीटें बढ़ गई। और हैरानी की बात यह है और कई सारे नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं अमलेंदु जी कि बीजेपी जेडीयू के तमाम विधायकों को आम जनता वहां के मतदाता उनके क्षेत्र में दौड़ा रहे थे और जिनको दौड़ाया जा रहा था वो इतना तेज बहुमत लेकर आ रहे मतलब 3 तो मंत्री दौड़ाए गए थे जी, जनता ने ही दौड़ाए थे, किसी और ने नहीं। खुद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पोलिंग वाले दिन दौड़ाए जा रहे थे और वो बताए थे बुलडोजर चलवा देंगे और कि दारू पिए हुए हैं और गुंडा राज है, ये सब बता रहे थे वो जी।
तो जब इतना सब चीज हो रही थी वो भी जीत गए। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात समीर जी ये है, इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। हाँ, दोनों डिप्टी सीएम के वोट। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं अनुमा आचार्य जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम लोग चाहेंगे कि दिखाया जाए। हाँ, ये बड़ा वायरल स्क्रीनशॉट है कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बराबर वोट मिल रहे हैं, संख्या बिल्कुल बराबर है, संख्या बिल्कुल एकदम बराबर। अनुमा आचार्य का जो ट्वीट है वो उन्होंने लिखा है कि तारापुर में सम्राट चौधरी को मिले 1,22,480 वोट, लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा को मिले 1,22,408 वोट। दोनों सीटें अलग, दोनों इलाकों की डेमोग्राफी अलग, दोनों का राजनीतिक समीकरण अलग, लेकिन वोट लगभग कॉपी पेस्ट जैसी संख्या। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों ही उप मुख्यमंत्री चेहरे, क्या ये आपको ऑर्गेनिक लगता है? क्या यह सामान्य चुनावी उतार चढ़ाव जैसा दिखता है, या फिर ये वही क्रिएटेड रियलिटी है जहां वोटर नहीं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से नंबर सेट करता है? ये जो दोनों के वोट हैं उनको अगर देखा जाए कि कैसे दोनों ही जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, एक को मिल रहा है यानी 1,2,2,4,8,0 और दूसरे को मिल रहा है 1,2,2,4,0,8। खाली 0 और 8 की जगह बदल दी गई है। बस केवल जगह बदल दी गई है ये। और उसके सबसे नीचे जो उस पर लिखा है वो जी वो भी पढ़ के बताया। हाँ, कि ये संयोग या सेटिंग उप मुख्यमंत्रियों को मिली एक जैसे वोट। यानी मुख्यमंत्रियों को एक जैसे वोट जो है ये मिले हैं। ये जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इस तरीके का एक वीडियो, ये स्क्रीनशॉट जो है ये वायरल हो रहा है, और ये काफी ज्यादा सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कि कैसे ये हो रहा है आखिर, ये बिना, ये तो संयोग है, संयोग तो नहीं हो सकता, ये कोई प्रयोग ही है, और वो प्रयोग ऐसा है जो दिखाई पड़ गया। ऐसे न जाने कितने प्रयोग हुए हैं। यही सवाल ये उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के नेता रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जिन नेताओं को, जिन पार्टी के नेताओं को लोग दौड़ा रहे थे, उनको इतने बम्पर वोट से वहां की जनता ने, उसी जनता ने जिता कैसे दिया। सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कह रहे हैं। है वो समझ में लोगों के नहीं आ रहा है, हालांकि समझ में बिल्कुल साफ आ रहा है कि कैसे एक बराबर वोट दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर पा रहे हैं। और ये इस तरह के कई बार इस तरह के केवल बिहार चुनाव में ही नहीं, जो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, एक बराबर वोट पाने के ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आए। ये कैसा संयोग है, इसीलिए कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि ये कोई बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं बहुत बड़ा खेल है, और ये खेल समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की समझ में खेल भले ही ना आ रहा हो, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनकी समझ में खेल आ गया है। उन्होंने बताया भी है कि खेल है क्या, किस तरीके से किया गया है, और ये वोट चोरी का मॉडल वोट डकैती में कैसे बदला, ये सुप्रिया श्रीनेत बता रही है। तो वो हम लोग सुन सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत क्या बता रही है कि खेल आखिर है क्या। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं, कैसे बिहार में ये बम्पर तरीके से जीत हुई है एनडीए गठबंधन की, जबकि जमीन पर उनके तमाम नेता, उनके विधायक, उनके डिप्टी सीएम दौड़ाए जा रहे थे। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को। There is no more any speculation. Indians are now acutely aware of the large-scale voter fraud that's happening all across the country under the Modi government, in fact engineered by it. Indians are now finally aware of fake voter ID cards, multiple voter identification numbers, the fact that fake addresses have been used, the fact that hundreds and hundreds of people have been registered in tiny one-room houses, and this issue has come to light and to our understanding and to our awareness thanks only to Rahul Gandhi. In fact, Rahul Gandhi has exposed the unholy nexus between Narendra Modi and the Election Commission, not by leveling charges or allegations, but providing proof, furnishing details, and asking the Election Commission of some very pertinent questions, seeking data, none of which has come. But at the same time, the Election Commission has added and deleted lakhs and lakhs of people all across the state from voter rolls at will. And this undermines our electoral democracy, but the issue is now undeniable. So instead of providing answers to the questions that Rahul Gandhi has been raising, Rahul Gandhi is under consistent attack, relentless, personal, ugly attacks, 24/7 media trials. And have you ever wondered why that is happening? It's happening because they want to discredit him. They want to drown his voice of truth. They want to distract us all away from the large-scale voter theft that's happening brazenly all across the country. I mean, have you ever wondered that if his allegations were flimsy and frivolous or baseless as they call, why the panic? Why the relentless, senseless attack? Because they are afraid of the questions that Rahul Gandhi is forcing this country to ask on the integrity of the elections and on every vote that is being cast.
So if you have perhaps willingly or unwillingly become party to this witch hunt against Rahul Gandhi, it's time to step back. Because they're not drowning his voice, they're actually drowning yours. They're not after Rahul Gandhi, they're actually after you. He's just in the way. So get up, ask questions, seek accountability. Because the issue of vote chori is not a Congress or a BJP issue. It's an India issue. It is your issue. So wake up and ask the questions. कह रहे कि राहुल गांधी बहुत पहले से ये बात कर रहे हैं कि एक नेक्सस है बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में, और वो कैसे बीजेपी को बार बार फायदा पहुंचा रहा है। और ये पूरी प्रक्रिया शुरू से ही किस तरीके से इसकी तैयारी चुनाव आयोग ने की, शुरू से ही इस पर सवाल उठ रहे थे, विरोध जताया जा रहा था। एसआईआर जब शुरू किया गया तभी से, लेकिन न तो चुनाव आयोग ने कुछ सुनाया और न ही कोई किसी दूसरे फोरम पे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला इतना उलझ गया कि ये अभी 26 नवंबर को सुनवाई फिर उसकी होनी है, यानी वहाँ भी इसको कैसे आगे बढ़ाया गया, जानबूझकर बढ़ाया गया या फिर उसके पीछे कोई और वजह है। अब सुप्रीम कोर्ट का उस पर जब फैसला आएगा तब बहुत कुछ स्पष्ट होगा एसआईआर पर। लेकिन एसआईआर को लेकर सवाल शुरू से उठ रहे थे, और दूसरी ओर कैसे चुनाव से ऐन पहले डाले गए महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले गए, 1.5 करोड़ महिलाओं के, उसके बाद चुनाव के दौरान भी डाले गए, और चुनाव आयोग इन सब पर बिल्कुल खामोश रहा। जैसे वो जानबूझकर ये पूरी तैयारी किए हुए है कि यहाँ ये सारी चीज़ें एक के बाद एक की जाएं ताकि बीजेपी की जीत का रास्ता भी तैयार हो और ये एक तरीके से दिखाई भी पड़े कि बीजेपी के पक्ष में किस तरह से माहौल बनाया गया। बिल्कुल, ये मतलब कवर फायर जो है वो इस तरीके से किए गए कि साहब बीच में हमें 10,000 रुपया भेज दिया गया, कि साहब वो जीविका दीदी काम कर रही थी, कि फलाना काम कर रहा था, कि ये फैक्टर काम कर गया, वो फैक्टर काम कर गया, ये सब। और एक चीज और अमलेंदु जी, जब जीविका दीदी लोग तमाम बूथों के भीतर बैठकर महिलाओं को बता रही थी कि अभी 10,000 आया है, अभी 2 लाख आने, हाँ। वो जो महिला वोट देने जा रही है उनको आप ये चीजें बता रहे हैं। कई सारे वीडियो वायरल हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी पर कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी पे कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि खामोशा। और अभी तो एक बड़ी मजेदार बात हुई है जी, एक नीतू चंदा जो ब्रांड एम्बेसडर थी, हाँ, वो बीजेपी की वकालत कर रही थी टीवी चैनल्स पर। पूरे चुनाव में उनको नहीं हटाया गया, जब चुनाव खत्म हो गया जी, तब बताया जा रहा है चुनाव आयोग ने उनको ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया और कहा है कि आपने जो आपने अंडरटेकिंग दी थी उसके साथ आपने विश्वासघात किया, और आपने जो है वो एक पार्टी का जो था प्रचार किया टीवी चैनल्स पर। पार्टी का नाम लेने की हिम्मत चुनाव आयोग की नहीं हो रही है। लेकिन तो ये इसके बाद हुआ। इधर केरल कांग्रेस जो है उसने सीधे सीधे कहा है कि ये एसआईआर के जरिए घपला किया गया। राहुल गांधी इसको पहले कह रहे थे। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराने के लिए कहा था, जिसके लिए वो कहाँ है, अवैध प्रवासी कहाँ है, इसका ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं था। वो ट्वीट हम लोग देख सकते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में, बता दीजिए। जी बिल्कुल, ट्वीट देखते हैं क्या लिखा है केरल कांग्रेस ने कि चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्हें न तो कोई अवैध प्रवासी मिला और न ही मतदाता सूची से हटाया गया। जब उनसे पूछा गया कि कितने अवैध प्रवासी मिले तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। इससे उनकी मंशा साफ हो जाती है कि उनका मकसद उन असली मतदाताओं को हटाना है जो भाजपा को वोट नहीं देंगे, और कुछ नहीं। उन्हीं मतदाताओं को हटाना है और बाकी कुछ मतदाताओं के नाम जोड़ने हैं जो बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, यही कहा जा रहा है। और बिहार में एसआईआर को लेकर भी यही जो थी चीजें कही जा रही थी, चुनाव से पहले कही जा रही थी कि ये इस तरीके से हो रहा है, लेकिन इसको ना तो चुनाव आयोग ने माना, ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने माना, और ये कहा था हमारे पास कोई आपत्ति ही नहीं आई। जबकि पवन खेड़ा का साफ कहना है कि 95 लाख आपत्तियां अकेले कांग्रेस ने जमा की थी जी, और इनका कहना है कि कोई नहीं मिली। ये भी नहीं बताया चुनाव जिस दिन आपने घोषित किया 6 अक्टूबर को, उस दिन आपने बताया कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, लेकिन जब ये आपने डाटा जारी किया कि कितने पोलिंग का किया तो वो 7 करोड़ 45 लाख हुए। आखिर ये 3 लाख मतदाता कहाँ से बढ़ गए, कौन है, कैसे बढ़ गए, इसका भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं है। सभी जी बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव के दौरान ही मतदाता बढ़ जा रहे हैं, 3 लाख मतदाता बढ़ जा रहे हैं, कैसे बढ़ जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और मतदाताओं को बाहर किया गया, लेकिन आपने कितने घुसपैठियों को बाहर किया, कितने प्रवासियों को बाहर किया, और उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन ये आरोप है विपक्ष के, और ये आरोप अब साफ दिखाई भी पड़ रहे हैं कि जहां मजबूत स्थिति में इंडिया गठबंधन था, वहां से बड़ी तादाद में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।
और बहुत सारी जगहों पर मतदाताओं के नाम जोड़े भी गए हैं। तो इसको लेकर लगातार सवाल, और बात वही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ बिहार में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो महाराष्ट्र पैटर्न था वही बिहार में हुआ है, एकदम वही तरीके से किया गया है और सेम पैटर्न है। तो इसलिए अब और ज़्यादा सवाल जो है इसको लेकर उठने लगे हैं कि आखिर ये किस तरीके से चुनाव आयोग ने मदद की है। अरविंद सावंत हैं जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं समीर जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई इसके जो बिहार के परिणाम आए हैं इसमें हैरान होने वाली बात क्या है। सबको पता था कि बिहार में ऐसा ही होगा। बिहार की ये जीत किसी पार्टी की नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार की जीत है जिसने यह सब रचा। ज्ञानेश कुमार, यह जीत उसी की है। एक दिन आएगा जब लोग ज्ञानेश कुमार को उसकी जगह दिखा देंगे। हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कह रहे हैं अरविंद सावंत जी। बिल्कुल, और इसीलिए अब लेदू जी ये सोशल मीडिया पर ये मुहावरा चल रहा है कि ये जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानादेश है। दो मुहावरे चल रहे हैं, ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है और बिहार में बहार है ज्ञानेश कुमार। जी हाँ, ये दो नारे जो खूब चल रहे हैं। तो ये इस पूरी जो बम्पर जीत हुई है एनडीए गठबंधन की, इसका पूरा श्रेय किसी और को नहीं दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। क्यों दिया जा रहा है, सुनते हैं कांग्रेस के नेता अरविंद सावंत बता रहे हैं, शिवसेना माफ कीजिएगा शिवसेना है, कि कैसे ये संभव हुआ कि ये इतना बड़ा जनादेश, और ये जनादेश नहीं है, ये तो कोई और आदेश है, ये ज्ञानादेश है, यानी ज्ञानेश कुमार का ये की तरफ से उनको ये श्रेय जाता है कि कैसे एनडीए को इतनी जीत हासिल हुई, जिसकी कल्पना एनडीए के नेताओं ने भी नहीं की थी, बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं की थी, लेकिन उनकी कल्पना से भी परे जाकर सीटें आ रही हैं बिहार में एनडीए को। हाँ बिल्कुल, जितनी कल्पना बीजेपी ने नहीं की थी, उससे याद आ रही, बीजेपी छोड़िए समीर जी, जितनी कल्पना जो थी वो अपने गृह मंत्री जो हैं 200 पार कहने वाले, उन्होंने भी नहीं की थी। बिल्कुल, वो भी 160 कर रहे थे, लेकिन वो 160 जो है वो जाके 202 हो गई। तो अमित शाह भी हैरान होंगे, अब कह रहे होंगे ज्ञानेश कुमार तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई, जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ये कह रहे होंगे। और अरविंद सावंत यही कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार का ही नाम लेकर कह रहे हैं कि ये जीत ज्ञानेश कुमार की, ज्ञानेश कुमार ने ही इसको दिलाया है। ये है समीर जी। बिल्कुल, और यहाँ इसीलिए ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक वहाँ पर बिहार में जो प्लूरलिस्ट पार्टी है उसकी नेता है पुष्पम प्रिया चौधरी, बहुत उन्होंने भी अपने पार्टी के तमाम कैंडिडेट खड़े किए थे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसको एक लिखा है उन्होंने कि दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया कि ईवीएम में बहा गठबंधन के उमेश सहनी का क्रमांक 6, मेरा यानी पुष्पम प्रिया का 7 और जनसुराज के आर.के. मिश्रा का 8 नंबर बटन होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे ऊपर से बदलकर 5, 6, 7 कर दिया गया। मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने हैं, पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता। ये जल्दबाजी में इनकी पहली तकनीकी चूक थी। मशीन में एक बार फिर ट्रांसफर का फॉर्मूला तय हुआ तो बेचारा ये गलती सुधार नहीं पाया कि मुझे अपने हजारों नाते रिश्तेदारों वाले होम टाउन दरभंगा में छोटे छोटे निर्दलीयों से भी कम वोट आना और मुस्लिम वोटरों वाले बूथ पर रिकॉर्ड वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाना राजनीतिक व सांख्यिकी ये दोनों रूप से असंभव है। मतगणना के दौरान स्वयं बीजेपी के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा है, पर नियति ने इस बार तय कर लिया है कि इनका पर्दाफाश कर ही देना है। बार बार इस बार इन्होंने इतनी गलती की है और मेरे पास हर बूथ पर इतने सबूत हैं कि इनका पोल खुलना तय है। ये तमाम इस तरह की शिकायतें और अलग अलग जगहों से, अलग अलग बूथों से, अलग अलग जिलों से, विधानसभा सीटों से आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग के लिए इन शिकायतों का कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग की ओर से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं और वो सीधे तौर पर सब ये सारे जो सबूत हैं उसके लिए ये मिसलीडिंग है। हाँ बिल्कुल, ये सारे सबूत इनके लिए मिसलीडिंग है और शिकायतें की गई कि चुनाव आयोग ने ऐसा किया वैसा किया। तो कांग्रेस प्रवक्ता जो सुप्रिया श्रीनेत हैं उनके ट्वीट पर जो बिहार सीईओ बिहार हैं उनका आया जवाब कि भाई आप इसके सबूत दीजिए वरना वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। और सुप्रिया श्रीनेत ने भी पलटकर कहा कि जो सबूत है वो जाके लो और धमकी मत दो, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब ये धमकी देने का काम जो है वो भी शुरू हो गया। धमकी देकर, अरे भाई धमकी देने से काम ना चलेगा ना जी। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दो। जहाँ गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं वो उन पे क्या कार्रवाई हुई ये बताओ, कहाँ कहाँ वोट चोरी हुई ये बताओ और खुद बताओ कि कितने अवैध प्रवासी तुमने पकड़े अब तक। अब वो बिल्कुल जैसे ज्ञानेश कुमार ने धमकी दी राहुल गांधी को कि आप एफिडेविट दीजिए, हलफनामा दीजिए। हाँ हलफनामा दीजिए और अब पूछा जा रहा है कि और नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं, कार्रवाई के लिए तैयार ना तो कार्रवाई हुई ना हलफनामा दिया। अब लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता हलफनामा देंगे कि नहीं देंगे कि वोट चोरी नहीं हुई है बिहार में। जी दें ज्ञानेश कुमार हलफनामा, लेकिन
कोई हलफनामा देने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष अब पूछ रहा है ये, तो बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में खेल किया गया है, अब ये सवाल उठने लगा है समीर जी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस खेल के जरिए ही इस देश को जीतना चाहती है। बिल्कुल, ये सवाल है कि भाई अब इस तरीके से अगर ये पूरी प्लेइंग फील्ड तैयार की गई है, इस तरीके से तो सत्तारूढ़ पार्टी जब चाहेगी और जिसको चाहेगी वही जीतेगा। जहां चाहेगी तो कि विपक्ष की किसी पार्टी को जिता देगी, किसी क्षेत्रीय पार्टी को जिता देगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और लोकतांत्रिक ढांचे को किस तरीके से ये तहस नहस कर देगा, ये चिंता जताई जा रही है। सुनते हैं फैजाबाद से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, वो भी गए थे बिहार में चुनाव प्रचार करने और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी वहां कई सभाएं की थी, लेकिन उन सब सभाओं का कोई फायदा नहीं हुआ। अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इन चुनाव में धांधली हुई है, कैसे ये चुनाव जीता गया है, उसे लेकर। और ये तमाम नेताओं की ओर से, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, केरल के हो, चाहे वो बिहार के हो, यही सवाल, यही उस पर जवाब आ रहा है कि इस आंधी के पीछे केवल और केवल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। हाँ बिल्कुल, यही बार बार आरोप लग रहे हैं कि सब खेल के पीछे ज्ञानेश कुमार ही हैं जी। और विपक्ष के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार की जीत है। अरविंद सावंत ने तो बाकायदा नाम दिया कि ये ज्ञानेश कुमार की ही जीत है। इससे पहले भी और तमाम नेताओं ने नाम दिया कि ज्ञानेश कुमार की जीत है। भूपेश बघेल ने तो बीच चुनाव बधाई दे दी थी कि ज्ञानेश कुमार जी को बधाई, तो ये उन्होंने कह दिया था। तो ये ज्ञानेश कुमार जी को बधाइयाँ मिल रही हैं। अब ज्ञानेश कुमार जी बधाई ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ये ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन देश की जनता और विपक्ष जो है वो ज्ञानेश कुमार जी को बधाई दे रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार जी को भी बधाई ले लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, सुनते हैं अवधेश प्रसाद को क्या कह रहे हैं। इन चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? आप कह रहे हैं अमलेंदु जी कि एनडीए गठबंधन अपना नेता तक नहीं तय कर पाया, वहां पर घोषणा पत्र आने में कितनी देर हुई और कितनी जल्दबाजी में घोषणा पत्र वहां पर उसकी जो चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी किया गया। नीतीश कुमार तुरंत निकलकर भाग गए और जो स्थिति थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो देखने लायक थी। उसके बावजूद और नेताओं के बीच में, पार्टियों के बीच में कोई तालमेल नहीं था। नीतीश कुमार बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ वहां किसी मंच पर जाने को तैयार नहीं थे। इन सारी परिस्थितियों के बीच इतनी बड़ी जीत, ये आखिर कैसे संभव है? तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे इसमें तथ्य और प्रमाण पेश भी किए जा रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे तथ्य और प्रमाण पेश किए जा रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ है। और समीर जी, अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कही जी। और उनका कहना है कि बीजेपी के लोग जो है आधे घंटे में आधार बना देते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार से कि जो आधार कार्ड बने वो नकली ना बन सके, ये उन्होंने मांग की है। तो वो हम लोग सुन भी लेंगे कि क्या कह रहे हैं। लेकिन ये आरोप अब समीर जी काफी ज्यादा सतह पर आ रहे हैं, लग रहे हैं आधार कार्ड को लेकर। खुद आधार कार्ड का जो UIDAI है उसका कहना है कि देश में 11,000 कुछ समथिंग जो है वो विदेशी नागरिकों को आधार दिए गए हैं जी। और आधार किस काम आएगा, ये अब चुनाव आयोग में हलफनामा और दायर कर दिया है चुनाव आयोग ने कि साहब वो आधार कार्ड जो है वो ना नागरिकता का प्रमाण है ना वो उसका प्रमाण है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई हुई थी उस पर स्पष्ट कहा था कि ये इसका प्रमाण है, ये आदेश है। उसके बाद हलफनामा चुनाव आयोग दायर कर रहा है। और बिहार SIR को लेकर आया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना, इसीलिए दूसरा हलफनामा जो दायर किया गया। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कहा है आधार कार्ड को लेकर। और सरकार से मांग की है अखिलेश यादव ने कि नकली आधार कार्ड न बनने पाए, ये सुनिश्चित किया जाए। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप और लगातार लग रहे हैं, लगातार इसके प्रमाण दिए जा रहे हैं कैसे वोट चोरी की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। और बिहार का चुनाव तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये सीधे सीधे वोट चोरी इसमें की गई है और उसका एक दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ये वोट चोरी की गई है। चुनाव से पहले चाहे जो माहौल रहा हो, जिस तरह की परिस्थितियां नहीं हो, और चुनाव के बाद भी ये कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहा था कि वहां पर इस बहुमत के साथ एनडीए सरकार में लौटने जा रही है। और यही नहीं, यहाँ कैसे चुनाव आयोग ने ये पूरी की पूरी व्यूह रचना तो रची ही, इसके अलावा सरकार को ये मौका दिया कि कैसे वो योजनाएं ऐसी घोषित करे जो उसको जस्टिफाई कर सके कि यहाँ कैसे बीजेपी के फेवर में माहौल था। लेकिन यहाँ जो कुछ नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। दो डिप्टी सीएम एक बराबर वोट अलग अलग जगहों से जीत रहे हैं, अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बराबर वोट वो कैसे पा सकते हैं, ये सारे सवाल हैं।
और जो पुष्प प्रिया चौधरी कह रही है कि कैसे ईवीएम में वो प्रत्याशी थी और कैसे उनकी नंबरिंग जो है वो चेंज कर दी गई। हाँ, बहुत गंभीर आरोप है पुष्प जी हाँ। प्रिया चौधरी का। तो कि समीर जी की पहले जो था वो उनके दूसरे मतलब किसी और नंबर पे था, उसके बाद बदल दिया गया वो। हाँ। और तो ये आखिर क्यों बदला गया? ये समीर जी अगर एक दिन पहले बदला जा रहा है तो ये तो बहुत गंभीर संकट है, क्योंकि हाँ। आदमी प्रचार करता है तो ये बताता है हाँ, बस कि इस नंबर पे आपको इस लगाना नंबर पे आपको लगाना है, जी। 2 नंबर पे हमारा, ये 3 नंबर पे है। तो ये क्यों बदला गया, इसको लेकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं है इसका कि क्यों बदला गया। वो पूछ रही है कि भाई बताओ, जवाब दो कि क्यों बदला गया। जी। इसका कोई जवाब किसी भी तरीके का नहीं है। बिल्कुल, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, कोई जवाब है भी नहीं। सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हुआ है, कैसे ये चुनाव जीता गया है और उसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही है। ये बहुत सारी बातें हैं और इसको लेकर बार बार विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। और इधर बीच यहाँ एनडीए में जो कुछ अभी चुनाव, इस बम्पर जीत के बावजूद जिस तरह से चुनाव जीता गया है, अभी भी यहाँ गठबंधन के घटक दलों के बीच जो एक उथल पुथल चल रही है वो जारी है। यहाँ गठबंधन के दूसरे नेता कह रहे हैं कि हमको उस तरह से जीत नहीं हासिल हुई, दूसरे नेता कह रहे हैं कि हमको और सीटें चाहिए थी, हमारे साथ धोखा किया गया, हम उससे निराश हैं। और इधर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा अभी भी नहीं दिया है गवर्नर से मिलने के बाद भी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक टाल दी है। अब क्या कुछ ये बड़ा खेल होने जा रहा है नीतीश कुमार के साथ, या नीतीश कुमार खुद किसी बड़े खेल की तैयारी में है, ये सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं संदीप दीक्षित, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। हालांकि बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे सहयोगियों के साथ भी बहुमत की स्थिति में पहुंचती दिखाई पड़ रही है, ऐसे में क्या नीतीश कुमार के साथ खेल हो सकता है? क्या नीतीश कुमार को इसकी आशंका है आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक में जो फैसला हुआ कि 19 तारीख को विधानसभा भंग कर दी जाएगी, इस फैसले की जानकारी देने के लिए वो राज्यपाल के पास पहुंचे, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं इस्तीफा भी दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ये नहीं कहा इस्तीफा दे रहा हूँ, और विधानसभा भंग जो है करने के लिए कहा है, वो भी 19 नवंबर को। हाँ। अरे भाई, जब आज मिलने गए थे तो आज क्यों नहीं होगी विधानसभा भंग? जी। तो ये सवाल उठाया कि आखिर 19 नवंबर क्या मुहूर्त निकाल के नीतीश कुमार ने कुछ दिया है कि 19 और नवंबर इस्तीफे के लिए कौन सा मुहूर्त? हाँ, मुहूर्त तो आप अपना दावेदारी आप पेश करते, बिल्कुल शपथ लेते, बिल्कुल शपथ लेते तब होता, और आप तो मतलब इस्तीफा देने के लिए कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि इसके पीछे कोई ना कोई नीतीश कुमार के मन में दुविधा है, और नीतीश कुमार शायद कोई खेल समझ पा रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जो है अभी केवल उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश का दिया है, वो भी 19 नवंबर को किया जाए, ये कहा है। जी बिल्कुल, तो ये इसको लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अभी भी एनडीए में कुछ खेल चल रहा है। चूंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है, घोषणा इसकी नहीं की गई है, और अलग अलग सभी पार्टियों की विधायक दलों की बैठक होगी जिसमें वो अपने नेता चुनेंगे, फिर एनडीए का नेता चुना जाएगा। और इधर बीच बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से उसमें पूरा चुनाव ये कैसे ये एनडीए के पक्ष में आंधी आई है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जोड़ी को जिम्मेदार बताया है, उनको क्रेडिट दिया है। देखते हैं वो वीडियो बिहार कांग्रेस का। और ये यही चर्चा ये बार बार लगातार हो रही है। दूसरी पार्टियों के नेता भी, निर्दलीय जो नेता हैं, वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि किस किस तरीके से धांधली हुई है। 2 डिप्टी सीएम एक बराबर वोट पा रहे हैं और यहाँ तमाम उम्मीदवारों की जो नंबरिंग है वो तक बदल दी गई है, जो पुष्प प्रिया चौधरी जो आरोप लगा रही है। अब इन सब के बीच क्या चुनाव आयोग इसको मांगे स्वीकार करेगा? लेकिन जिस तरह से गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इसको लेकर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तो अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है। हालांकि हर चुनाव के बाद लगातार यही हो रहा है, और महाराष्ट्र और बिहार का पैटर्न तो बिल्कुल एक जैसे है। हाँ, बिल्कुल महाराष्ट्र और बिहार का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है समीर जी। और जो बिहार कांग्रेस, उसने एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है और उसके साथ उसने लिखा भी है। तो जो लिखा है वो पहले आप बता दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर दी। हाँ। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर, और वो वीडियो भी देखते हैं, एआई जनरेटेड वीडियो है, बिहार कांग्रेस ने उसको शेयर किया है।
हम लोग कर रहे हैं कि कैसे पहले एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट तैयार की गई बीजेपी के फेवर में, उसके बाद फिर लोगों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड उन जगहों से वोटर्स को ट्रेन में भर कर लाया गया, प्रवासी बिहारी लोगों को लाया गया, और इसके अलावा चुनाव के दौरान कैसे लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे थे। पर ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग को नहीं दिख रही थी। एसआईआर तो खैर उस चुनाव आयोग ने तैयार की, उसके बाद की चीज़ें भी उसको कहीं से दिख नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद भी नहीं दिख रही थी। और साफ तौर पर सवाल समीर जी यही है कि आखिर ये चीज़ें चुनाव आयोग को दिखाई क्यों नहीं दी। और अखिलेश यादव का भी समीर जी यही कहना है कि जो चुनाव आयोग का काम है वो निष्पक्ष मतदान कराना है, तो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान क्यों नहीं कराया, इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कल सवाल उठाए हैं। अखिलेश जो है कल बेंगलोर में थे समीर जी कार्यक्रम में, बेंगलुरु में उन्होंने जो है इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। वो भी हम लोग देखेंगे कि चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, उसको भी देखेंगे। लेकिन ये सवाल बहुत गंभीर तरीके से उठाए, और कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया उसमें सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मिलकर लोकतंत्र की हत्या की है। ये साफ तौर पर आरोप लगाया है जी बिल्कुल, इसके लिए कि लोकतंत्र को कमजोर करने की, लोकतंत्र की हत्या की है। कैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए, तो पूरी चुनावी प्रक्रिया ये सवालों के घेरे में है। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट चोरी करके और पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करके ये चुनाव जीता गया है, उसी तरीके से बिहार में भी हुआ है, बिल्कुल उसी ढंग से। सुनते हैं अखिलेश यादव को क्या कहा उन्होंने। या जो धांधली की गई है और वोट चोरी की गई है उसके बारे में, और आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है, वही सरकार की एजेंसी का बनाया हुआ आधार कार्ड, उसको नहीं स्वीकार किया जा रहा है, और आधार कार्ड नकली न बनने पाए इसकी मांग भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो खैर, वोट चोरी को लेकर घिरा हुआ है चुनाव आयोग, लेकिन इतना घिरे होने के बावजूद ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और इधर एनडीए में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प है कि अभी भी ना तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई है और ना ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। वहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद वो राज्यपाल से मिले हैं, लेकिन राज्यपाल से मिलने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, केवल सूचना दी है कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग की जाएगी। क्या इसको समझा जाए अमलेंदु जी? हाँ बिल्कुल, ये कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग की जाएगी, उसके बाद उससे पहले मंत्रिमंडल का फैसला बदल भी सकता है जी। तो 19 नवंबर से पहले तो आप गवर्नर कर नहीं सकते भंग। उससे पहले का भंग करते तो उसके बाद मंत्रिमंडल को बर्खास्त करें जी। तो अब ये पेज जो है वो नीतीश कुमार ने फंसा दिया। इधर एनडीए में जो खुरापात शुरू हुई है समीर जी, अब जो पहले नारा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, रहेंगे, अब उसको लेकर नीतीश ने गोटियां सेट करना शुरू कर दी। जैसे ही सूचना मिली कि बीजेपी विधायक दल की बैठक टली है, वैसे ही उनके जो सब गोटे थी वो बिछना शुरू हो गई। एक तो मंत्रिमंडल का फैसला ये आ गया, और उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हैं जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है, यानी आप नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे नहीं बना पाएंगे। इशारों में उन्होंने बात कही है जी। हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा को क्या कहा है उन्होंने। चूंकि ये लगातार खबरें चुनाव से पहले भी और बम्पर जीत के बाद तो ये चर्चाएं और तेज हो गई कि बिहार को महाराष्ट्र के पैटर्न पर जैसे जीता गया है, वैसे ही जीत के बाद सरकार का भी स्वरूप कुछ वैसा ही होगा। ये यानी अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी है क्या नीतीश कुमार को, ये चर्चाएं गर्म हो गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है। सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, और यानी एनडीए के जो बाकी घटक दलों के नेता हैं अमलेंदु जी, वो समर्थन में ही दिख रहे थे। यहाँ तक कि चिराग पासवान कह चुके थे कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार लड़ रहे हैं और पहली बार उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर बीजेपी क्या कोई खेल करना चाहेगी तो नीतीश कुमार पहले ही खेल कर चुके हैं। क्या बीजेपी अब कामयाब हो सकती है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा विधायक है? हाँ, नहीं, बीजेपी कामयाब तो अभी भी हो सकती है समीर जी। जैसा कि जो विधानसभा का गणित है उसमें नीतीश कुमार को माइनस करके बीजेपी सरकार बना सकती है, और सरकार बनाने के बाद इंडिया गठबंधन से मुकाबला होगा, तब तो वो शक्ति इंडिया गठबंधन के पास बची नहीं। और अगर इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार एक हो भी जाए मान लीजिए, तो सिर्फ ओवैसी जो है वो वॉकआउट कर जाए तो भी बीजेपी का काम चल रहा है। तो ओवैसी तो बहुत मजबूती के साथ बनकर सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के उभरे हैं। और मजे की बात यह कि ओवैसी ने जितने भी सीटें जीती हैं वो सारे मुस्लिम प्रत्याशियों को ही हराकर जीती हैं जी।
पहले से जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसको खत्म करके जीती है। तो क्या ओवैसी को इस काम पे लगाया गया है कि देश भर में जहां भी मुस्लिम लीडरशिप है उसको खत्म करो और भारतीय जनता पार्टी का काम आसान करो, जी इस काम के लिए लगाया गया। लेकिन कांग्रेस ने अभी अभी एक ट्वीट किया, समझ लीजिए चलते चलते मुझे लगता है उसकी चर्चा भी कर लेनी चाहिए कि किस तरीके से SIR जो कराया जा रहा है, तो ये साजिश जो है पूरे देश भर में किस तरीके से चल रही है, ये उसने कहा है। जी बिल्कुल, एक तस्वीर के साथ उसको पोस्ट किया है, खबर का स्क्रीनशॉट है कि चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी साजिश के तहत पूरे देश में SIR कराने में लगे हुए हैं। ये जग जाहिर है कि SIR वो टूल है जिसका इस्तेमाल वोट चोरी के लिए किया जाता है। लेकिन अब चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। SIR से जुड़े BLO अलग अलग राज्यों में आत्महत्या कर रहे हैं, जो बेहद दुखद है। ज्ञानेश कुमार अपने अनैतिक काम के लिए BLO पर दबाव बना रहे हैं, जो सरासर गलत है। और ये जो खबर है उसका जो स्क्रीनशॉट इसमें टैग किया गया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन, केरल और राजस्थान में BLO ने खुदकुशी की। परिवार वाले बोले काम का दबाव था। 12 राज्यों में अब तक 49 करोड़ फॉर्म बटे हैं। तो ये दबाव अमलेंदु जी SIR का कैसे बिहार में भी था, और बिहार में तो कैसे बांटा गया, हम लोग लगातार चर्चा की है कि लोगों को मिले ही नहीं, अपने आप ही वो बांट दिया, भर दिया फॉर्म और वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक खबर है। राजस्थान और केरल दोनों जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से भी आ रही है। जी हाँ, दबाव की खबरें। हाँ, गाजियाबाद में 150 BLO पे FIR दर्ज कराई गई है, ये खबर भी आई जी। 150 BLO के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है गाजियाबाद में। मतलब एक जिले में आप समझिए 150 BLO पे, यानी सरकारी कर्मचारियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये प्रताड़ित बिहार में भी किया गया था जी। और फिर किसी BLO ने कुछ बाहर आके कह दिया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह की खबरें भी तमाम आई थी। तो ये किस तरीके से शोषण किया जा रहा है BLO का और किस तरीके से हेराफेरी की जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस ने ये एक्सपर्ट लिखा है। जी बिल्कुल, ये अभी तुरंत ये ट्वीट किया है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर खबरें हैं, बहुत ही गंभीर ये मामला है कि कैसे BLOs पर दबाव डाला जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी SIR का काम जो है पूरा करें, मतगणना फॉर्म लोगों को बांटें, भराकर जमा करें। और क्यों इतनी जल्दबाजी में है चुनाव आयोग, इस पर भी बड़े सवाल हैं। और सवाल तो अभी सबसे बड़ा है कि बिहार चुनाव को कैसे जीता गया। विपक्ष कह रहा है कि सीधे तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मिली भगत है।